क्षमा करें बच्चों, ये वीडियो थोड़ा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया था। तो आप ये मैं ऑब्जर्व करेंगे कि मिट्टी पहले पॉट के अंदर सामान्य मिट्टी थी 7 से 10 दिन के अंदर, और उसके बाद में दूसरे में आपने मैन्योरिंग की थी, जिसमें फर्टिलाइजिंग की थी। तो तीनों में आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ को देख के आप जजमेंट करेंगे तो आप ये देखेंगे जिसमें फर्टिलाइजेशन पड़ा था उसकी ग्रोथ कंपेरेटिवली इन दोनों की तुलना में ज़्यादा होगी, और मैन्योर वाले में प्लेन सॉयल जिसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया था उसकी तुलना में ग्रोथ ठीक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि फर्टिलाइजेशन और मैन्योरिंग में क्रॉप प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ता है। अब हम मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन में एक डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ ए मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, और इसको हम प्राप्त करते हैं एनिमल वेस्ट जैसे काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज को डिकम्पोज करके प्राप्त करते हैं। एक फर्टिलाइजर जो होता है साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होता। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में। तीसरा है मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक मैटर की पूर्ति करता है जैसे कि ह्यूमस है मिट्टी में। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी में किसी प्रकार की ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ए मैन्योर इज एब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट्स। मैन्योर जो है बहुत धीरे धीरे प्लांट की तरह एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्यूबल नहीं होता, घुलनशील नहीं होता। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो पानी में बहुत इजीली घुलनशील, सॉल्युबिलिटीज की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फर्टिलाइजर इज रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, इसलिए फर्टिलाइजर जो है वो तुरंत ही प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को फील्ड्स में प्रिपेयर किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स को फील्ड में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इनको तो फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अब मैन्योरिंग का एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। ये तो हमने आपको डिफरेंस बताया, इस डिफरेंस को आप कॉपी में जरूर नोट कर लें, एक साइड में नोट कर लें, क्योंकि आगे जब हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इसका इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर की मैन्योर के लाभ क्या है। द मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। अब होता क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उनको हमेशा फर्टिलाइजर से बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है बेहतर, उसके पीछे कारण देखिए। मैन्योर एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी में पानी को होल्ड करने की क्षमता को मैन्योर बढ़ाता है। दूसरा इसका मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस। सॉइल पोरस वो क्या करता है, सॉइल में पोरस बना देता है, छिद्र बना देता है, ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, ताकि गैसेस का एक्सचेंज जो है, ठीक है ना, आना और जाना जो है ना, ये बहुत आसान हो जाता है। मैन्योर इंक्रीज, आपको पता है कि नेचुरली प्रीवियस क्लासेस में आपने 6th में पढ़ा होगा कि सॉरी 7th क्लास में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा कि होता क्या है कि आपको पता है न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या सबसे ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत प्लांट की ग्रोथ के लिए होती ही होती है। अब नाइट्रोजन को आप मिट्टी में तो होता नहीं है, ये कहाँ अवेलेबल होता है, एयर में अवेलेबल होता है। तो क्या करता है कि जब एयर मिट्टी के अंदर जब होल्ड हो जाती है उसके पोर्स के अंदर, तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, और फिर उससे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध होती है। तो अगर मिट्टी पोरस नहीं होगी तो उसमें एयर एंट्रैप्ड नहीं होगी, और जब एयर एंट्रैप नहीं होगी तो वो जो नाइट्रोजन जो होता है वो माइक्रोब्स को मिलेगा नहीं, तो वो उसको नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसको मिट्टी में मिला नहीं पाएंगे, जिससे नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है, एलिमेंट जो है, उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी मिट्टी में। मैन्योर इंक्रीज नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, और इससे एक और बात होती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, मैंने कहा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, दे आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, किसानों के मित्र होते हैं।
मैन्योर के नंबर ऑफ, तो मैन्योर से हमेशा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ जाती है। मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और मैन्योरिंग से मिट्टी का जो टेक्सचर होता है यानी उसकी जो नेचुरल जो प्राकृतिक स्वभाव है उसका, कि मिट्टी एसिडिक है या आपकी जो है ना वो एल्कलाइन है, कौन सी है, क्षारीय है या आपकी अम्लीय है, इसका जो गुण होता है इसमें भी सुधार हो जाता है। तो ये 4 बेनिफिट हैं मैन्योरिंग के, इसलिए खेतों में फर्टिलाइजिंग के साथ साथ मैन्योरिंग बहुत जरूरी होती है। अनदर मैटर ऑफ रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब एक और तरीका है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू सच एज नाइट्रोजन की पूर्ति करने का, ठीक है, वो है क्रॉप रोटेशन, यानी फसलों की अदला बदली अगर आप करते हैं तो भी जो है उससे भी क्या है, मिट्टी में एक फसल के द्वारा सोखी गई जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है वो दूसरी फसल के द्वारा मिट्टी में वापस छोड़ दी जाती है। ये सबसे बड़ी खास बात है। बिफोर वी डिस्कस क्रॉप रोटेशन एज मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे पहले कि हम मिट्टी की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, वी शुड नो समथिंग अबाउट लिग्यूमिनस प्लांट्स। तो हम लिग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं या लिग्यूमिनस फसल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। द पल्सेस जैसे कि दालें हैं, मटर है, बीन्स है, मूंगफली है, चना है, बरसीम है। बरसीम जो आप लोग जानवरों के लिए किसान बोता है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कॉमन नेम है आजकल, जिसे हम और से हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ये आपका क्लोवर बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। बरसीम जो है वो क्लोवर है, ध्यान रखना है इसको, आज आपको ये वर्ड मिल गया है तो इसको आप भूले नहीं कि बरसीम तो जानवरों के लिए बड़ी बड़ी जो बोई जाती है जिनको काट के जानवरों को खिलाया जाता है उसको हम क्लोवर बोलते हैं। और लिग्यूमिनस क्रॉप्स, ये लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती है। लिग्यूमिनस क्रॉप को मैं आपको बता दूं होता क्या है। लिग्यूमिनस क्रॉप, इन क्रॉप्स के अंदर जो है नोड्स होते हैं इनकी जड़ों में, ठीक है, द रूट नूडल्स। अब ये नोड्यूल्स जो आप देख रहे हो ना, रूट नोड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट्स, तो ल्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये नोड्स जैसे होते हैं, गांठें जैसी होती हैं, हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें क्या है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है साथ में, ठीक है। और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है। अब इसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम को क्यों बोलते हैं वो आगे आपको समझ में आएगा। विच कैन डायरेक्टली फिक्स, ये क्या करता है, सीधे सीधे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस जो कि एयर में मौजूद होती है टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट। दूसरे शब्दों में अगर आप समझें कि ल्यूमिनस क्रॉप्स हैव द एबिलिटी, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेयर में एयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको वो नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है। ध्यान रखना, पहली चीज तो ध्यान रखना कि लिग्यूमिनस क्रॉप होती कौन कौन सी हैं, दालें, मटर, बीन्स, मूंगफली, चना, क्लोवर, ये सारी लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। और इन लिग्यूमिनस क्रॉप्स की जड़ें जो होती है नोड्यूल्स होती है, उसमें नोड जैसी होती हैं, गांठें जैसी होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, नहीं राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब नाइट्रोजन कन्वर्जन यानी नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि देखिए मिट्टी जो मैंने आपको स्पोरस होगी, नाइट्रोजन जो होता है ना आपका, उसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद होती है और मिट्टी अगर पोरस है आपकी तो उसमें क्या है, एयर एंट्रैप होगी। अब उस एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, उसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में जो कि नाइट्रेट कहलाता है, और उसको फिर मिक्स कर देगा मिट्टी के अंदर। और वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और मिट्टी के अंदर अगर नमी है, वाटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के अंदर वो डिजॉल्व हो जाती है, जिससे रूट्स जो है वो जाइलम के द्वारा ले जा करके पार्ट के अन्य पार्ट में दे देती है ले जा करके, ठीक है, समझ में आ गया, इसकी ग्रोथ होती है। तो दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स गो इनटू द सॉइल। अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो मिट्टी में जाता है, इम्प्रूव फर्टिलिटी और उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अब इनमें से कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय द लिग्यूमिनस क्रॉप। अच्छा, कुछ तो मिट्टी में मिल गया और कुछ को वो लिग्यूमिनस क्रॉप यूज कर लेती है अपनी ग्रोथ के लिए। एंड द रेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, अब ग्रोथ में जितनी की जरूरत है उसके बाद जो बच गई नाइट्रोजन कंपाउंड वो मिट्टी में रह जाती है। दस प्लांटिंग लिग्यूमिनस क्रॉप लाइक पल्सेस, इसीलिए लिग्यूमिनस क्रॉप को लगाने
जैसे कि दालें हैं, मटर है, बीन्स है, ग्राउंडनट है, ग्राम है, क्लोवर है, इन फील्ड रिजल्ट इन नाइट्रोजन रिच सॉइल, जिससे क्या होता है मिट्टी में वापस नाइट्रोजन एलिमेंट की पूर्ति हो जाती है। द प्लांटिंग ऑफ ए लेग्यूमिनस क्रॉप इन ए फील्ड, खेतों में लेग्यूमिनस क्रॉप की प्लांटिंग हैज द सेम इफेक्ट, ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव डालती है जैसे कि आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को खेत में डाला। जैसे यूरिया डालने से जो काम होता है ना, वो लेग्यूमिनस क्रॉप खेतों में करने से हो जाता है। इसीलिए सिंस लेग्यूमिनस क्रॉप कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देती है themselves, खुद ही, बाय यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, इसको हम राइजोबियम कहते हैं। प्रेजेंट इन देयर रूट नूडल्स, जो उनकी जड़ की नोड्यूल्स में होती हैं। इसीलिए नाइट्रोजन फिल्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। और तब क्या होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बाद जब फसल बोते हो तो उसमें जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है। ऑन द अदर हैंड सीरियल क्रॉप्स, जो अनाज वाली फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, चावल है, मिलेट, ज्वार है, एटसेट्रा, नॉन ल्यूमिनस क्रॉप्स, ये हैं नॉन ल्यूमिनस क्रॉप्स होती है, विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स, और ये जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होती हैं। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को जो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाती। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, वी विल नाउ डिस्क्राइब क्रॉप प्रोटेक्शन। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आपको मैं फिर से रिलीज करने वाला हूँ और उसमें मैं आपको क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो अब इसके देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन के इसके एडवांटेजेस क्या हुए कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब भी हम क्रॉप को रोटेट कराते हैं तो वो हमेशा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को सुधारता है, बाई रिप्लेनिशिंग इट विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से उसकी पूर्ति कर देता है, एंड हेंस ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और इस प्रकार से वो अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। एक तो ये बेनिफिट हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन का। दूसरा है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, कि क्रॉप का जो रोटेशन होता है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से भी बचाता है। दिस इज बिकॉज द लिग्यूमिनस क्रॉप्स, ऐसा इसलिए होता है कि क्रॉप रोटेशन के दौरान जब हम लिग्यूमिनस क्रॉप्स की फसल करते हैं, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं, और वो हाईली सॉल्युबल होती है, जिससे वो मिट्टी पानी में घुल करके मिट्टी की पानी में घुल करके पौधों ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जिस नाइट्रोजन कंपाउंड को बनाते हैं उससे पेड़ों की ग्रोथ तो होती है, लेकिन बची हुई नाइट्रोजन जो होती है वो मिट्टी में मिल करके उसकी नाइट्रोजन की क्षमता उस मिट्टी में बढ़ा देती है। एक तो आप दूसरा एडवांटेज आपके पास में ये हो गया। ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है आपका, वो आता है इरिगेशन। जो तीसरी फार्मर की प्रैक्टिस होती है कि उसने मिट्टी तैयार कर ली, बीज भी बो दिया, उसके बाद मैन्योरिंग फर्टिलाइजेशन भी उसने कर दी। अब उसके बाद में आपके पास में आ जाता है इरिगेशन, यानी कि वो किस प्रकार से अब पानी खेत को पानी देना। ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, हर पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत होती है। द क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और ये पानी वो लेता कहाँ से है, जाहिर सी बात है मिट्टी से लेगा। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल मिट्टी में पानी की उपलब्धता जो होती है वो एक जैसी नहीं रहती। वाटर फ्रॉम द सॉइल इज लॉस्ट कॉन्स्टेंटली बाय एवापोरेशन, और आपको पता है कि धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश की वजह से जो हीट होती है उससे क्या होता है, एवापोरेशन होता रहता है। एंड प्रिकॉलेशन टू लोअर डेप्थ ऑफ द ग्राउंड। ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड, और इसीलिए क्या होता है कि आपको हमेशा पानी की सप्लाई देनी पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड, और पौधों को खेतों में पानी देने की क्रिया को ही इरिगेशन कहते हैं। जस्ट एज वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जैसे हम नहीं रह सकते पानी के बिना, इसी तरीके से प्लांट्स भी पानी के बिना नहीं रह सकते। इफ यू स्टॉप वाटरिंग प्लांट्स ग्रोइंग इन आवर होम, अगर हम हमारे घर में जो पौधे लगे हैं अगर हम उनमें पानी देना बंद कर दें एक कंसिडरेबल टाइम के लिए, द प्लांट्स बिकेम पेल, तो पौधे क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, विल्ट, मुरझा जाएंगे, एंड अल्टीमेटली डाई, और फिर मर जाएंगे। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, क्योंकि
पानी जो होता है वो पेड़ों की जड़ों के द्वारा सोखा जाता है। अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ साथ मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ती है। ऑल्सो एब्जॉर्ब बाई क्रॉप प्लांट्स, वो भी क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट्स को कम से कम 90% पानी चाहिए। 90% पानी होता है प्लांट्स। अब इरिगेशन क्यों जरूरी है, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं। इरिगेशन बिफोर प्लॉइंग द फील्ड मेक्स द सॉइल सॉफ्ट। सबसे पहले कि मिट्टी की टिलिंग और प्लॉइंग के समय अगर हम उसमें पानी देते हैं तो उससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, खेत में हल चलाने टिलिंग के दौरान टिलिंग का काम जो है बहुत आसान हो जाता है। इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इरिगेशन जो होती है वो ज़रूरी है सीड्स के अंकुरित होने के लिए। जिस नमी की आवश्यकता होती है उसके लिए भी आपकी इरिगेशन जरूरी है। दिस इज बिकॉज सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल, क्योंकि बीज कभी भी सूखी मिट्टी में पैदा नहीं होता। इरिगेशन नेसेसरी टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। इरिगेशन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उससे मिट्टी की नमी को बनाए रखा जा सकता है ताकि फसल स्वस्थ हो सके, बढ़िया हो सके, एज टू गेट गुड यील्ड और उपज अच्छी हो। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इरिगेशन ज़रूरी है क्योंकि अगर इरिगेशन नहीं होगा, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो होते हैं मिट्टी में, जो वो पानी में डिजॉल्व होके ही पौधों को मिलते हैं, इसलिए भी इरिगेशन जरूरी है। द इरिगेशन वाटर डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज देन एब्जॉर्ब्ड, और फिर यही सॉल्यूशन जो होता है ये रूट्स के द्वारा प्लांट के डेवलपमेंट के लिए एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग इरिगेशन प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम हॉट एयर। और दूसरी बात यह होती है कि फसल को गर्म हवाओं से बचाने के लिए भी इरिगेशन बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उस पानी की वजह से जो हॉट एयर का इफेक्ट, बैड इफेक्ट होता है क्रॉप प्लांट्स पर, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अब देखिए वो कौन कौन से कारक प्रभावी हैं फसलों की इरिगेशन की आवश्यकता में। पहली चीज़ ये है कि यानी कब कब और कैसे कैसे सिंचाई करनी है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द क्रॉप। फसल का नेचर कौन सा है, क्योंकि हर प्रकार की फसल में अलग अलग प्रकार से आपकी इरिगेशन की आवश्यकता होती है। नेचर ऑफ द सॉयल, उसके बाद मिट्टी की प्रकृति कैसी है, और उसके बाद मौसम कैसा। ये तीनों फैक्टर आवश्यक होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं फसलों को सिंचाई के लिए। ईच क्रॉप नीड्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर। हर फसल को एक खास पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ द सीड्स, उसके विकास के अलग अलग स्तर पर, एंड राइपनिंग और पकने के दौरान। कुछ फसलें नीड्स मोर वाटर, को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वेयरएज जबकि अदर रिक्वायर लेस वाटर। अन्य फसलें ऐसी हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत है, जैसे कि पैडी क्रॉप, जिसको हम चावल की फसल कहते हैं, इस ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर, उसे खड़े पानी में बोया जाता है, एंड रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस इरीगेशन, और उसे लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। वेयर अदर क्रॉप, जबकि दूसरी फसलें जैसे कि गेहूं है, चना है, कॉटन है, उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अनाज की फसलें जैसे कि गेहूं है, इरिगेशन इज नीडेड एट ओनली 3 स्टेज। वहां पर सिंचाई की केवल 3 स्थितियों में ही आवश्यकता पड़ती है। एक तो खेत जोतने से पहले, दूसरा एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब उसमें फूल आते हैं यानी बौर आती है, एंड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन, और जब अनाज विकसित होने लगता है तब। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। 2 प्रकार की मुख्य मिट्टी होती है इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जिसमें फसल बोई जाती है। एक तो रेतीली मिट्टी होती है, दूसरी क्लेई मिट्टी होती है। द क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉयल, जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वेयर द फ्रीक्वेंसी फॉर द क्रॉप्स ग्रोन इन द क्ले इज कंपैरेटिवली लेस, जबकि जो चिकनी मिट्टी होती है आपकी, उसमें फसल की उतनी तेजी से आवश्यकता, सिंचाई की उतनी तेजी से आवश्यकता नहीं पड़ती। सैंडी सॉइल इज हाईली पोरस। आपको पता है सैंडी सॉइल जो है बहुत पोरस होती है और हैविंग हाई परमिएबिलिटी होती है उसमें, इसलिए वी इरिगेट द क्रॉप स्टैंडिंग इन अ सैंडी सॉइल। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी फसल को हम सिंचित करते हैं। वाटर क्विकली प्रोक्लेट्स डाउन द सॉइल, क्योंकि क्या होता है पानी बहुत तेजी से उसमें मिट्टी में नीचे चला जाता है, एंड द क्रॉप प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। और जब वो ज़्यादा नीचे चला जाता है तो वहाँ से प्लांट्स जो होते हैं, फसल के जो पौधे होते हैं, वो पानी को ले पाने में सक्षम नहीं होते।
So due to the poor water retaining capacity of the sandy soil और due to the poor water retaining capacity, और इसमें क्या होता है कि बहुत कम पानी रुक पाता है रेतीली मिट्टी में. The crops cultivated in sandy soil need more frequent irrigation. इसलिए जो आपकी रेतीली मिट्टी होती है उसमें जब हम फसल बोते हैं तो उसमें बहुत जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है. दूसरी तरफ क्लेई सॉइल इज मच लेस परमिएबल, ये बहुत कम परमिएबल होती है सैंडी सॉइल की तुलना में. ड्यू टू विच इट कैन रिटेन वाटर फॉर मच लॉन्गर टाइम, इसलिए इसमें जो है पानी लंबे समय तक रहता है. परमिएबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर. ठीक है. सो व्हेन द क्रॉप ग्रोन इन ए क्लेई सॉइल, और इसलिए जो चिकनी मिट्टी में फसल बोई जाती है इज इरीगेटेड, वो सॉइल जो होती है वो इरीगेटेड होती है. द वाटर रिमेन्स इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऐसी मिट्टियों में पानी लंबे समय तक रहता है. इसीलिए प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब दिस वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में पानी ऐसी मिट्टी से जब पौधे जो होते हैं अपनी जड़ों के द्वारा पानी ले लेते हैं. ड्यू टू बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लेई, अब जब चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी को रोकने होल्ड करने की क्षमता अच्छी होती है, इसलिए क्रॉप कल्टीवेटेड इन क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी में जो फसल होती है उसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है. ठीक है, ये तो सॉइल का नेचर हो गया. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ऑफ क्रॉप ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन. अब इरीगेशन का संबंध मौसम से भी है. जैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ऑफ द वाटर हायर समर, गर्मी के मौसम में एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है. गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनमें सिंचाई ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी बहुत तेजी से एवापोरेट होता है. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द हॉट डेज ऑफ द समर एवापोरेशन बढ़ जाता है, तो लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट एंड द लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज इंक्रीज. ठीक है, और क्या होता है, जो फसलें होती हैं उनकी पत्तियां भी बढ़ जाती हैं. ऑन द अदर हैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन ऑफ द क्रॉप इज कंपेरेटिवली लोअर इन द कोल्डर विंटर सीजन, और उसमें क्या होता है सर्दी के मौसम में इरीगेशन की आवश्यकता कम पड़ती है. अब इरीगेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं. क्रॉप से सप्लाइड वाटर फॉर इरीगेशन फॉर डिफरेंट सोर्स, खेतों में पानी देने के अलग अलग तरीके हैं. नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, डैम के द्वारा, पॉन्ड के द्वारा, लेक के द्वारा, यहाँ तक कि रेन भी एक सोर्स ऑफ इरीगेशन है क्रॉप्स का. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, पानी जो कुओं में होता है, झीलों में होता है, नहरों में होता है, इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स, उसको अलग अलग तरीके से हम लिफ्ट करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में और उसको फिर खेतों तक लेकर के जाते हैं. अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरीगेशन का वो देखते हैं. पहला है मोट पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप सिस्टम, तीसरा है ढेकली सिस्टम, और चौथा है राहत सिस्टम. तो बच्चों आज हम आपका लेक्चर यहाँ पर छोड़ रहे हैं. नेक्स्ट हमारा जब वीडियो आएगा उसमें हम अब आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन के सारे मेथड कैसे कैसे करके हम इरीगेशन करते हैं वो बताएंगे, और इसके बाद में इसमें फिगर्स भी दी गई हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और बहुत आराम से मैं आपको क्लियर करूँगा इनको. इसके बाद में फिर इरीगेशन वाले टॉपिक के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका हार्वेस्टिंग का है. इरीगेशन हमारा 4th टॉपिक चल रहा है. इसके बाद रिमूवल ऑफ वीड्स, खरपतवार, हार्वेस्टिंग और सीवेज ऑफ फूड हमारे पास रह जाएंगे. इनको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसको क्लियर करके फिनिश करेंगे आपका लेसन को. संभवतः ये आपका लेसन कल फिनिश हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही और अच्छे आपको लेक्चर्स मैं आपको दे सकूँ. ठीक है बच्चों.